नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। मेरे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी। हेलो सर। आज का हमारा मुद्दा है महंगाई। मैं आपको बता दूं, थोक महंगाई दर बढ़कर 4.7 पर आ गई है और वहीं रिटेल महंगाई दर फरवरी में 5.3 पर थी। तो अब इस पर ही हम सर से जानेंगे कि इस महंगाई के बढ़ने से क्या क्या आम जीवन पर असर पड़ने वाला है, कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है, आपके खाने पीने की तेल से लेकर और पेट्रोल डीजल तो आप जानते ही हैं, उन पर क्या क्या असर पड़ा है। सर, पहला सवाल यही है कि थोक महंगाई दर बढ़ क्यों गई है, क्या हुआ है ऐसा? रोहित, जो बीच तक नियमित रूप से देख रहे हैं दर्शक या देखते रहते हैं, उन्हें ये याद होगा कि हमने लगभग एक हफ्ते पहले इसी कार्यक्रम में महंगाई पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने कहा था कि वो महंगाई जिसे आप महसूस कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी आंकड़ों में दिखने लगेगी, लेकिन उतनी नहीं दिखेगी जितनी आप महसूस कर रहे हैं। और फरवरी के आंकड़े में दोनों महंगाई की जो दोनों संख्याएं, दोनों आंकड़े हैं, उनमें महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी। उतनी नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़त वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ कम से कम जो नीति निर्माता है, सरकार है, रिजर्व बैंक है, उनके लिए को परेशान होने की, उनके माथे पर पसीना आने की ज़रूरत है। थोक महंगाई 4% 4.17% है, जो 23 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी लगभग 2 साल बाद हमको होलसेल प्राइस की इन्फ्लेशन में, थोक मूल्यों की इन्फ्लेशन में 4% से ऊपर बढ़ोतरी दिखाई दी है। खुदरा महंगाई 5% से ऊपर निकल गई है, 5.03% पर पहुंच गई है, जो सीपीआई में पिछले दिनों की गिरावट के बाद का बड़ा असर है। पहले तो हम तकनीकी तौर पर समझेंगे ये दोनों इसलिए बढ़ी क्योंकि जनवरी तक बेस इफेक्ट था। पिछले साल महंगाई की दर ऊंची थी तो इस साल कम दिखाई दी। वो बेस इफेक्ट जैसे ही ख़त्म होना शुरू हुआ वैसे ही महंगाई की दर में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। ये बात तो हुई तकनीकी बात जो बेस इफेक्ट के साथ होती, पर व्यवहारिक रूप से दोनों महंगाई, आपके जेब पर असर करने वाली खुदरा महंगाई और बाजार में उद्योगों की लागत पर असर करने वाली थोक महंगाई, जहां दोनों महंगाई की दरों में एक ही जैसी वजहों से बढ़ोतरी हो रही है। जैसे हमने आज WPI का जब आंकड़ा देखा तो WPI के आंकड़े में वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो कमोडिटीज़ महंगी हो रही हैं, कमोडिटीज़ के कारण बाकी सामान महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर इन्फ्लेशन थोक महंगाई पर दिखाई देने लगा है। बावजूद इसके कि फूड प्रोडक्ट्स की, खाने पीने के सामानों की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है थोक महंगाई वाले में भी, लेकिन इस बास्केट ने, जो कि फूड के बाहर की बास्केट है, इसने थोक महंगाई को काफ़ी तेज़ी से उछाला है। और इससे पहले अगर आप खुदरा महंगाई की रोशनी में से देखें तो थोक और खुदरा महंगाई के बीच का जो गैप है अब वो बहुत कम हो गया है। यानी एक महीने के भीतर, 1 या 2 महीने के भीतर ये दोनों महंगाई दरें 5% से ऊपर की तरफ गति कर जाएंगी। तो सर, इससे क्या जो ये कारोबारियों के लिए जो लोन मिलता है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा इसका? पहली चीज़ तो हम इसे समझें, लोन पर माते पहले समझें कि हमारी ज़िंदगी जीने की लागत कैसे बढ़ती है। जो महंगाई हम महसूस कर रहे हैं और जो महंगाई हमें दिख रही है, इसमें बहुत अंतर है। आपको बहुत उलझन होगी, झुंझलाहट आएगी कि बाजार में जाते हैं तो इतना पैसा लगता है लेकिन महंगाई में रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन अब धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा उसका अंश रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो ज़िंदगी जीने की लागत में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि डिमांड नहीं थी तो कंपनियों ने अपने मुनाफों के लिए कीमतें बढ़ाई, सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। इससे पूरी सीरीज़ में, जैसे कि आज चर्चा थी कि कई सारी वाइट गुड्स कंपनियां दोबारा कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। एसी फ्रिज की कीमतें, कारों की कीमतें 3 बार 4 बार बढ़ चुकी हैं, क्योंकि स्टील और बाकी जो मेटल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो हमारी ज़िंदगी जीने की लागत में जो हिस्से शामिल हैं उन्हें उनकी महंगाई सामने आ गई। और जैसा पिछले कार्यक्रम में जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है और एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती। तो ये विशुद्ध रूप से WPI और CPI कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी बढ़ी हुई लागत को आगे कीमतें बढ़ाकर पास ऑन किया जा रहा है। इसका सीधा असर हमारे कर्ज के जो कर्ज की लागत है उस पर पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ये कोशिश करता है कि महंगाई नियंत्रित रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ने लगती है तो रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कमी रोकनी पड़ती है। रुकी हुई है, बढ़ी नहीं है, पर पिछली 3-4 बैठकों से रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। अब अगर ये महंगाई उस रिजर्व बैंक की जो कंफर्ट लेवल है, ये जो रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है जो 4 से 6% के बीच है, उससे ऊपर निकल जाती है अगले 1-2 महीने में, तो रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने की नौबत आ सकती है। कम होने की गुंजाइश तो लगभग
ख़त्म हो चुकी है। अब ब्याज दरें कम होने की इस स्थिति में जब जहाँ आप 4-4.25% की थोक महंगाई पर बैठे हैं और 5% से ऊपर की खुदरा महंगाई पर हैं, ब्याज दरें कम होने की गुंजाइश कहीं नहीं दिखाई देती। इसके एक अलग और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि महंगाई के इस आंकड़े का असर हमें सीधे बॉन्ड मार्केट पे दिखाई दे रहा है। भारत में जो सरकारें कंपनियां जिस दर पर ब्याज लेती हैं उसका सीधा महंगाई से रिश्ता होता है, और जब महंगाई का एक्सपेक्टेशन 5-5.5% के ऊपर जा रहा है तो सरकार को मिलने वाला कर्ज और बॉन्ड मार्केट की यील्ड्स जो कि बाजार की बेंचमार्क यील्ड्स हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सर, जैसा अब आज स्टॉक मार्केट में भी जैसा हमें देखने को मिला, तो क्या महंगाई का ये असर ही है, यही इम्पैक्ट है क्या इस वजह से? और इसीलिए देखिए 2 आंकड़े आए स्टॉक मार्केट में। एक तो आईआईपी का आंकड़ा आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। उस आंकड़े ने फिर सर ये बताया कि भारत में मंदी से रिकवरी बहुत मजबूत नहीं है, फ्रेजाइल है, लड़खड़ा रही है। जो चीज़ें हमने सितंबर अक्टूबर में बेहतर होते देखी थी, जनवरी फरवरी तक आते आते वापस वहीं पहुंच गई हैं, फिर नेगेटिव जोन में, कॉन्ट्रैक्शन जोन में चली गई। तो एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ महंगाई का आंकड़ा। महंगाई का आंकड़ा हमेशा बॉन्ड मार्केट को डराता है, और जब बॉन्ड मार्केट लड़खड़ाता है तो शेयर बाजार के पैर कांप जाते हैं। क्योंकि बाजार में अगर पूंजी की लागत आधा बेसिस पॉइंट भी बढ़ जाती है तो शेयर बाजार के लिए चिंता करने की, डरने की बातें होती है। तो इसलिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी महंगाई का खतरा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स 1.6%, 1.5% से ऊपर निकल चुकी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो सस्ता पैसा लेकर आ रहे थे और भारतीय बाजार में कमाई कर रहे थे, उनके लिए भी सोचने की बात है। और भारतीय बाजार में तो महंगाई सर पर खड़ी है। बॉन्ड मार्केट पहले ही सूंघ चुका था इस बात को। जब महंगाई का आंकड़ा भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ नियंत्रण में है दिखा रहा था, उस समय बॉन्ड मार्केट सरकार को 6% पे कर्ज देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि बाजार में महंगाई बढ़ने वाली है। तो इसलिए शेयर बाजार में जो आज बेचैनी और घबराहट हमें दिखाई दी, और कल भी जो गिरावट दिखाई दी थी, उसकी प्रमुख वजह ये थी कि शेयर बाजार को लग रहा है कि अर्थव्यवस्था मंदी से उबरते हुए उतनी मजबूत, उतनी ताकतवर, उतनी सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। इनकम और रिटर्न उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितनी की लागत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, और वो असर हमें शेयर बाजार की बेचैनी पर दिखाई देता है। तो सर मतलब ये हुआ कि पहले से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त की तरफ दिख रही है, संघर्ष कर रही है, तो क्या उसका अब इस पर ये असर ज़्यादा कई देखिए बहुत सारे पैमानों पर असर है। हमारे और आपके लिए बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का नतीजा ये हुआ कि जनवरी फरवरी में डिमांड घट गई पेट्रोल डीजल की भारत में। ये बढ़ती कीमतों का असर था। पेट्रोलियम रिसर्च सेल का जो डेटा आया उसने बताया कि इन दोनों महीनों में पेट्रोल डीजल, जबकि इकॉनमी अनलॉक हो रही थी, लोगों को बाहर निकलना शुरू करना चाहिए था, पर बढ़ती कीमतों के कारण डिमांड घट गया। अब इसे आप जोड़ सकते हैं कि महंगाई किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देती है। ईंधन के बिना तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, पर अगर ट्रक वाले ईंधन नहीं डलवाएंगे, लोग कार लेकर बाहर नहीं निकलेंगे, फ्यूल की डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ टूटेगी। तो ये चीज़ हमें पेट्रोल डीजल में रिफ्लेक्ट होना दिखी। दूसरी चीज़ ये कि उसके वजह से जो कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही है, मेटल्स की प्राइस बढ़ रही है, बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, वो बाकी जो प्रोडक्ट हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, उनमें दिखती है। और उससे बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड अपने आप टूटती है, क्योंकि लोगों के पास मंदी और बेकारी से निकलने के बाद खरीदने के लिए इतनी क्षमता तो मौजूद नहीं है कि वो 15%, 20% और जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यहाँ तो आपको 4.5%, 4.25% दिख रही है, पर फाइनल प्रोडक्ट तक जाते जाते टैक्स मिलाकर कितनी हो जाती है ये अंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग होता है। तो इसका असर इकोनॉमी में डिमांड पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा। तो और ये दोहरी मुसीबत है रोहित, की डिमांड कम होना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ना, ब्याज दर बढ़ना। इसलिए ये बड़ी चिंता है, बड़ी उलझन है। तो अभी बजट पास होने की प्रक्रिया में है। अगले 1 महीने 1.5 महीने के भीतर हमें चीज़ें थोड़ी सी महंगाई के मोर्चे पर ज़्यादा जटिल होती नज़र आ सकती हैं। सर मतलब जैसे अब हमारी देश की जो आम जनता है, जो इस समय हमारी ऑडियंस भी है, जो हमें देख रही है, उनके लिहाज से अगर ये सवाल हो कि भाई इस समय जो अर्थव्यवस्था का हाल है और जो महंगाई दर बढ़ रही है, उन पर आने वाले कुछ महीनों बाद क्या असर, उनको डरने की ज़रूरत है इन चीज़ों से? डरना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इकोनॉमी में डरने का मतलब नहीं होता। इकोनॉमी में आपको सही ढंग से एंटिसिपेट करना चाहिए। अनसर्टेनिटी इकोनॉमी के लिए ख़राब होती है। जो चीज़ें होनी है वो तो होंगी ही। जो बहुत सारे फैक्टर्स इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, तो एक तरफा तो नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉमन मैन हैं, आपको अपनी खर्चपन से ही संबंधित है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने वाली है। जैसे उदाहरण के लिए WPI के इस बार के आंकड़े का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन है, 5% से ऊपर है।
मतलब ओवरऑल WPI की दर 4.17% है और मैन्युफैक्चरिंग की इन्फ्लेशन 5.81% है, 6% के आसपास। ये क्या बता रही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डिमांड नहीं मिल रही है, तो जहाँ जहाँ उनको प्राइस बढ़ाने का मौका मिल रहा है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। अब ये बढ़ती हुई कीमतें हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ज़िंदगी जीने की लागत पर असर डालेंगी और वो लागत कहीं ना कहीं हमारे बाकी खर्च पर रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि हमारी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ेगी तो हम जो चीज़ें और ख़रीदना चाहते थे वो खरीद नहीं सकते। दूसरी तरफ आने वाले 3-4 महीनों का जो अनुमान है, जो महत्वपूर्ण है समझना हमारे लिए कि कमोडिटी प्राइसेस का अगर आप ट्रेंड देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, चाहे वो कच्चे तेल का हो या वो मेटल्स का हो या बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का हो, तो कोर WPI इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीनों तक बढ़ती रहने वाली है। तो चौंकाने अगले 2-3 महीनों के आंकड़े शायद, जो जैसा कि दिख रहा है, हमें चौंकाएंगे। और ऐसी सूरत में सबसे बड़ी दुविधा सरकार की यह है कि वो कम से कम पूंजी की लागत ना बढ़ने दे, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखे, जो आसान होने वाला नहीं है। तो अगर आप आम व्यक्ति हैं तो आप अपने खर्चे को उस तरह से संभालिए जिससे कि महंगाई आपका नुकसान न करे, और अगर आप बचत करने वाले हैं तो फिलहाल आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप केवल देख ही सकते हैं कि आपकी बैंक में रखी हुई बचत पे जो रिटर्न है वो घटता चला जाएगा और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। उसको रोकने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सरकार ने बचतों के लिए कुछ बड़ा विकल्प छोड़ा नहीं है, जहाँ पे आप खासतौर से जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, और भारत में ज़्यादातर लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाते हैं, चाहे वो FD हो, चाहे वो बॉन्ड बैंकों के से जुड़े हुए हैं। तो केवल स्मॉल सेविंग्स का एक हिस्सा बचता है जहां आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, बट वो उसमें लिक्विडिटी नहीं है, उसमें लॉक इन है, 5 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो आपकी बचतों पर आने वाले समय में नुकसान और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब सर, ये तो चलो आम जनता के हिसाब से हो गया, क्या सरकार के पास कुछ है ऑप्शन इसमें सुधार का? हाँ, ये दिलचस्प बात है। सरकार के पास 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं महंगाई रोकने के लिए। कुछ महंगाई सरकार रोक सकती है, जैसे मान लीजिए स्टील की कीमत बढ़ रही है, आप स्टील कंपनी से कहिए प्रोडक्शन बढ़ा दे, कीमत घट जाएगी। पर कई सारी कीमतें पर जो सर्विसेज की इन्फ्लेशन, उसको कैसे रोका जाएगा? अगर आप गाड़ी की रिपेयर कराने जाते थे, सर्विस कराने जाते थे, उसकी कॉस्ट 500 रुपये थी और उसको एजेंसी ने बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया, तो आप उसे कैसे कम करा देंगे? डॉक्टर ने अपना पर्चा महंगा कर दिया तो उसको आप कैसे करा देंगे? स्कूल की फीस अगर 15% 20% इन्फ्लेट हो गई तो उसको आप कैसे कम करा लेंगे? तो महंगाई डायरेक्टली कमोडिटी साइड से तो आप रोक सकते हैं कि चलिए आप दाल की कमी है, दाल इम्पोर्ट कर ली, लेकिन महंगाई सर्विसेज की साइड से नहीं रुकती। इकोनॉमी में 60% हिस्सा सर्विसेज का है और हर उद्योग को कोई ना कोई सर्विस तो जरूर चाहिए। कहीं उसको मोबाइल फ़ोन की सर्विस चाहिए, कहीं उसको ट्रैफिक की कार्टेज की सर्विस चाहिए, कहीं उसको लॉजिस्टिक्स की सर्विस चाहिए, कहीं उसको एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज चाहिए। तो वो जो हिस्सा है उसकी महंगाई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। तो जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, जब लागत बढ़ाने वाली महंगाई आती है, तो उसे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, जो करेगी कि नहीं बहुत ही डाउट है इस स्थिति में, कि वो टैक्स कम कर सकती है। वो पेट्रोल डीजल पर, फ्यूल पर टैक्स घटा सकती, पर मुझे उसकी संभावना कतई दिखाई नहीं देती। और अब तो कल वित्त मंत्री ने यह भी कह दिया है कि फिलहाल GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की भी कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की महंगाई में प्रत्यक्ष रूप से किसी कमी की उम्मीद नहीं। केवल आप ये मान के चलें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जहाँ हैं यहीं ठहरी रहती, जो नहीं रहने वाली हैं, तो नहीं तो अगर कीमतें बढ़ेंगी तो फिर तेल कंपनियां उसे पास ऑन करेंगी ही। और ये जो चुनाव के 2 महीने के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी हैं ना, है ये मई के पहले हफ्ते में ही हमारे सर पर ना आ जाए, इस बात की पूरे का खतरा है, भारी ना पड़ जाए चुनाव। तो आज की हमारी चर्चा से यही निकल कर आ रहा है कि चाहे आपकी गाड़ी चलाने का तेल हो या घर चलाने का तेल, महंगा तो हो रहा है। अब आप ही को करना है कि अपनी चादर में पैर रखे, बाहर निकालेंगे तो परेशानी आप ही के लिए बढ़ेगी। बाकी बिस्तक पर ऐसी ही विषयों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बिस्तक पर बने रहें। हमें देखने के लिए धन्यवाद।